अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आदिल अकबर ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तुर्की, जिसे माजी में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था, आज इसे सरकारी तौर पर जमहूरिया तुर्की कहा जाता है। ये मुल्क मगरबी एशिया में अनातोलिया में वाक़ है। इसका एक छोटा सा हिस्सा जुनूब मशरकी यूरोप के बल्कान में भी वाक़ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 7,84,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी सरहदें शुमाल में बहरे अस्वद के साथ, शुमाल मशरिक में जॉर्जिया, मशरिक में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान, जुनूब मशरिक में इराक और शाम, जुनूब में बहरा रूम, मगरिब में बहरा एजियन, शुमाल मगरिब में यूनान, बल्गारिया और जुनूबी साहिल में कब्रस के साथ मिलती हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। इसका सबसे बड़ा शहर और मालियाती मरकज इस्तांबुल है। यहाँ के मौजूदा सदर का नाम रजब तैयब उर्दगान है। तुर्किश यहाँ की सरकारी जबान है। इसके अलावा यहाँ कुर्दिश, जाजा, लाज, अरबी और दीगर मुख्तलिफ जबानें भी बोली जाती हैं। इसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 8 करोड़ 47 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की 75% आबादी तुर्क है, 19% लोग कुर्दिश और 6% मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद हैं। तुर्की इस्लामी मुल्क है। इसकी 92% आबादी मुस्लिम है, 6% लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते और 2% लोग मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। इसकी करेंसी तुर्किश लीरा है। इस वक्त एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 12 रुपए के बराबर है। इसका कौमी दिन 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेंट पीटर ग्रूटो को ईसाई दुनिया का कदीम तरीन चर्च माना जाता है, जो अंताकिया में वाक़ है। इसके बारे में कहा जाता है इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द साइमन पीटर ने तामीर किया था। ये चर्च दुनिया में ईसाइयों की कदीम तरीन इबादतगाह के तौर पर जाना जाता है। ये चर्च आज भी मौजूद है और इसमें कदीम सजावट के आसार देखे जा सकते हैं। सेंट निकोलस, जिसे हम सब सेंटा क्लॉस के नाम से जानते हैं, ये शख्स तकरीबन 300 ईस्वी में तुर्की के इलाके पिटारा में पैदा हुआ। इसके बारे में लोगों का ख्याल है ये एक मुकद्दस आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में कई मौजज़े किए। इसकी सखावत की कहानियां बहुत मशहूर हैं। सेंटा क्लॉस का नाम डच जबान के लफ्ज सिंटरक्लास से आया है। क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉस की इब्तिदा तुर्की से हुई थी। मुस्लिम मुल्क होने की वजह से तुर्की रवायती तौर पर क्रिसमस नहीं मनाता। इसके बरक्स यहाँ रमजानुल मुबारक को इंतहाई जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जाता है। तुर्की अहम तारीखी शख्सियात की जाए पैदाइश भी है। सेंट पॉल, ईसो और हीरोडोटस ये वो तारीखी शख्सियात हैं जो तुर्की में पैदा हुई। सेंट पॉल का असल नाम साउल था। ये तरसोस में पैदा हुआ। इसने 40 ईस्वी से 50 ईस्वी तक एशिया माइनर और यूरोप में कई मसीही बरादरियों की बुनियाद रखी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और इनके पैगाम को फैलाया। ईसो एक कदीम यूनानी कहानीकार था जो 620 कबल मसीह में थ्रेस में पैदा हुआ। इसकी कहानियां और अफसाने अपने दौर में सबक आमोज और इखलाकियात से भरपूर थे। हीरोडोटस एक यूनानी मौर्रिख था। हीरोडोटस को बिलाशुबा तारीख का बाप भी माना जाता है। ये 5वीं सदी कबल मसीह में पैदा हुआ। हीरोडोटस ग्रीक फारसी जंगों की तारीख लिखने के लिए मशहूर है। ट्यूलिप्स फूल की काश्त पहली बार 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान सुलेमान आलीशान के दौर में की गई थी। ट्यूलिप तुर्की का कौमी फूल है और हर साल अप्रैल के महीने में इस्तांबुल में एक हफ्ते का मेला मुनक्किद किया जाता है जिसमें कौमी फूल का एहतराम किया जाता है और शहर के मुख्तलिफ मकामात में कॉन्सर्ट, आर्ट्स इवेंट्स और मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। दुनिया भर में हेज़ल नट्स की कुल बरामदात का 75% हिस्सा तुर्की बरामद करता है। तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा हेज़ल नट्स और खुबानी पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ के मीठे खानों में मेवों का इस्तेमाल आम है। फिरीन, सतलाक, पसमानिये, कनीफे और बकलावा वगैरह में मेवों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। तुर्की में फेज पहनना सरकारी तौर पर गैर कानूनी समझा जाता है। फेज एक सिया टैसिल के साथ मखसूस तरह की सुर्ख टोपी को कहा जाता है। इसे ज्यादातर उस्मानिया सल्तनत के दौर में पहना जाता था। इस टोपी का नाम मराकश से आया था। मुस्तफा कमाल पाशा ने 1920 में इक़्तिदार में आने के बाद फेस पर पाबंदी आयद कर दी थी।
کیونکہ اس کی نظر میں اسے عثمانیہ سلطنت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ ترکی دنیا کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ماضی میں کئی قدیم تہذیبیں جیسے ہٹائٹس، اناطولیائی، یونانی، فارسی اور دیگر قومیں آباد ہوا کرتی تھیں۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد ترکی کے بیشتر علاقے جو بازنطینی دور میں بھی موجود رہے، ان سرزمینوں پر سلجوق ترکوں نے منگولوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے 11ویں صدی عیسوی میں ہجرت کی اور ان سرزمینوں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اناطولیہ میں رومی سلطنت نے 1243 تک حکومت کی۔ اس کے بعد منگول حملوں کے ساتھ یہ حکومت بھی ختم ہو گئی اور یوں سلطنت چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں میں بٹ گئی۔ 1299 میں عثمانی ترکوں نے تمام ترک ریاستوں کو متحد کیا اور بلقان کو فتح کر کے ایک عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانی دور میں اناطولیہ ترکوں کی آبادی کا مرکز بنا اور ترکوں کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ 29 مئی 1453 میں عثمانیہ سلطنت کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہیں سلطان محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بعد میں اس کی توسیع کا سلسلہ سلطان سلیمان اول کے دور میں بھی جاری رہا۔ سلطان سلیمان اول کے دور تک عثمانیہ سلطنت ایک عظیم طاقت بن گئی تھی۔ عثمانیہ سلطنت نے دنیا کے 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بیشتر علاقوں پر تقریباً 623 سال تک حکومت کی اور اسلامی خلافت کا پرچم بلند رکھ کر اسلامی نظام کو قائم رکھا۔ مسلمانوں کی اسپین میں 800 سالہ شاندار حکومت کے بعد مسلمانوں کا یہ دوسرا بڑا سنہری دور تھا۔ 1923 میں نئے عالمی نظام کے حکمرانوں نے گزشتہ کئی سالوں کے خطرناک منصوبے اور سازشوں کے ساتھ سیکولر مائنڈ سیٹ اور فری میسن تنظیم کے رکن مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے ترکی میں اسلامی خلافت کا خاتمہ کرایا تاکہ نئے عالمی نظام کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ کیونکہ نئے عالمی نظام کے راستے کی سب سے بڑی اور مضبوط رکاوٹ عثمانیہ سلطنت تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر عثمانیہ سلطنت کو شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں سلطنت کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عثمانیہ سلطنت کے ٹکڑے ہونے کے بعد جو ممالک خود مختار مملکت کی حیثیت سے سامنے آئے، ان میں الجزائر، تیونس، مراکش، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا، کوسوو اور ہنگری شامل ہیں۔ عثمانیہ سلطنت کو ختم کرانے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں نئے عالمی نظام کے حکمرانوں نے عثمانیہ سلطنت پر اپنا دباؤ ڈالتے ہوئے ایک معاہدہ کرایا جسے معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی میں 100 سال کے لیے خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس معاہدے کی شرائط میں سر فہرست اذان پر پابندی، آبنائے باسفورس کو عالمی بندرگاہ قرار دے کر ٹیکس فری کر دینا، موجودہ ترکی کی زمین سے تیل نکالنے اور ریفائن کرنے پر پابندی اور دیگر اسلامی فرائض اور سنت پر مکمل روک لگا کر ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد آیا صوفیہ کو بھی میوزیم میں بدل دیا گیا تھا، لیکن پھر 24 جولائی 2020 میں ترکی کے باہمت اور غیرت مند صدر رجب طیب اردگان اور استنبول میں رہنے والے تمام مسلمانوں نے یہاں نماز جمعہ ادا کی اور اسے واپس مسجد کے درجے میں بدل دیا۔ ترکی ایک صنعتی ملک ہے۔ یہ جغرافیائی طور پر دنیا کے نقشے میں بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ 2022 میں اس کی جی ڈی پی تقریباً 853 بلین US تھی، جبکہ اس کی سالانہ فی کس آمدنی تقریباً 9,900 US تھی۔ یہ دنیا میں جی ڈی پی کے لحاظ سے 20واں بڑا ملک ہے۔ ترکی نیٹو کا ابتدائی رکن ہونے کے علاوہ اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک کا چارٹر رکن بھی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس، آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن، بلیک سی اکنامک کوآپریشن، آرگنائزیشن فار سیکیورٹی کوآپریشن ان یورپ، آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور G20 کا بانی رکن بھی ہے۔ ترکی میں 19 عالمی ثقافتی ورثے کی سائٹس بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ترکی دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ زرعی مصنوعات،
टेक्सटाइल, मोटर गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आलात की पैदावार में तुर्की दुनिया में सर-ए-फहरिस्त है। तुर्की का वेस्टल ब्रांड यूरोप में सबसे बड़ा टीवी प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुर्किश कंपनियों के यूरोपीय यूनियन के मार्केट शेयर में यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले कस्टम्स यूनियन मुआहदे के बाद नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें रंगीन टीवी, LCDs और डिजिटल आलात शामिल हैं। तुर्की कपड़ों की बरामदात में भी सर-ए-फहरिस्त है और इसकी ज्यादातर बरामदात यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक को होती हैं। तुर्की के चंद बड़े और काबिले जिक्र फैशन ब्रांड्स में वाको, बीमिन, यारगीसी, मावी जीन्स, एपिक योल, लेस बेंजामिन, डीसा, डेरीमोट, LC वकीकी, नॉक्ट्रियन, कोलिन और कोटोन शामिल हैं। तुर्की में गाड़ियों की सनत 1960 से मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। तुर्की गाड़ियां तैयार करने वाले ममालिक में दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। इस शोबे में काम करने वाली कंपनियां बुनियादी तौर पर मारमारा रीजन में वाक़े हैं। तुर्की का ऑटोमोटिव सेक्टर पैदावार के लिहाज से आलमी नेटवर्क का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। तुर्की की ऑटोमोटिव कंपनियां जैसे ओटोकार, टेम्सा और BMC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं जो वैन, बस और ट्रक बनाती हैं। इसके अलावा आलमी कार मैन्युफैक्चरर्स में रेनॉल्ट, फिएट, होंडा, टोयोटा, हुंडई और फोर्ड मोटर्स के प्रोडक्शन प्लांट्स भी तुर्की में मौजूद हैं। तुर्की की एक नई ऑटोमोटिव कंपनी जिसका नाम टोग है, ये बुर्सा में 2018 में कायम हुई थी। इसे इलेक्ट्रॉनिक कार तैयार करने के लिए कायम किया गया है। इसका इफ्तिताह तुर्की की 99वीं सालगिरह के मौके पर 29 अक्टूबर 2022 में किया गया था। तुर्की में जदीद असलहा बनाने की बहुत सी फैक्ट्रियां कायम हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी का असलहा तैयार करती हैं। तुर्की की दिफाई सनत भी मुल्क की मईशत में बहुत अहम है और इसके जरिए तुर्की ज़र मुबादला भी कमाता है। तुर्की असलहे की बरामदात में 1.6 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गया है। न्यूरोल, ओटोकार, मकीना, हेविल्सन और रॉकेटसान तुर्की में असलहे के बड़े और नुमाया सनतकार हैं। स्टील की पैदावार में भी तुर्की बहुत अहम है। ये दुनिया में स्टील की पैदावार में 8वें नंबर पर आता है। यहाँ खाम स्टील की पैदावार तकरीबन 40 मिलियन टन तक पहुँच गई है, जो मुल्क की मईशत में एक नुमाया मुकाम रखती है। तुर्की साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी तेजी के साथ आगे आ रहा है। टूबी टेक साइंस, टेक्नोलॉजी, जिद्दत और नई इजादात तैयार करने वाला एक इदारा है। इस इदारे में एक खुद मुख्तार इल्मी सोसाइटी है जो तुर्की में साइंसी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए काम करती है। तुर्की कंस्ट्रक्शन की सनत में भी एक अलग मुकाम रखता है। दुनिया की 250 बड़ी और काबिले जिक्र कंस्ट्रक्शन कंपनियों में तुर्की की 39 कंपनियां भी शामिल हैं। अपने मुल्क के अलावा तुर्क कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने गैर ममालिक में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट 1970 से लेने शुरू किए थे। लीबिया वो पहला मुल्क था जिसने तुर्क कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। इसके बाद वक्त के साथ साथ तुर्की की कंस्ट्रक्शन सनत में तरक्की आई और तुर्की की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की खिदमत इराक, उर्दन, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, यमन और ईरान तक फैल गईं। 1990 की दिहाई में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीकी ममालिक में मुआशी बदहाली और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तुर्क कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बुनियादी तौर पर आज़ाद रियासतों, मशरिकी यूरोप और एशियाई ममालिक पर खास तवज्जो मरकूज की। तुर्की ने रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, कफकाज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जर्मनी, पाकिस्तान और मशरिक़ बईद में कई अहम मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं। तुर्किश एयरलाइंस 1933 से तुर्की की कौमी एयरलाइन है। इसने अपना सफर 5 हवाई जहाज़ों के साथ शुरू किया था और आज तुर्की के पास तकरीबन 400 के करीब हवाई जहाज मौजूद हैं, जो तकरीबन 340 मनाजिल के लिए परवाज करते हैं और इस तरह तुर्किश एयरलाइंस दुनिया में 4थे नंबर पर आती है। तुर्किश एयरलाइंस अप्रैल 2008 से स्टार अलायंस नेटवर्क की रुकन भी है। तुर्किश एयरलाइंस में 37,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं और इसकी सालाना आमदनी 12 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है, जो तुर्की की मईशत में एक अहम मुकाम रखती है। तुर्की की तकरीबन आधी जमीन ज़रई है। तुर्की की कुल बरामदात में 10% हिस्सा ज़राअत का है। तुर्की गंदम, चुकंदर,
दूध, पोल्ट्री, कपास, टमाटर और दीगर फलों और सब्जियों का एक बड़ा पैदा कुनंदा है। इसके अलावा तुर्की यूरोपीय यूनियन को सब्जी फराहम करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क भी है। तुर्किश स्टेट रेलवे तकरीबन 13,000 किलोमीटर का नेटवर्क चलाती है, जो दुनिया का 23वां तवील तरीन रेलवे नेटवर्क है। तुर्की की हुकूमत तेज रफ्तार रेल लाइनों में भी सरमायाकारी कर रही है, जो तकरीबन 2,000 किलोमीटर के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर है। 2022 में तुर्की की बरामदात तकरीबन 254 बिलियन US डॉलर्स थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी, मुख्तलिफ इकसाम के मेटल्स, टेक्सटाइल और मलबूसात, खाने पीने की अशिया और प्लास्टिक वगैरह शामिल थीं। 2020 में तुर्की लोहे की सलाखें, हाथ से बने कालीन, गंदम के आटे, मार्बल और स्टैंडर्ड कॉपर वायर का दुनिया में सबसे बड़ा बरामद कुनंदा था। तुर्की अपनी बरामदात का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, इराक, इटली, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, इसराइल और रूस को करता है। 2022 में तुर्की की दरामदात तकरीबन 364 बिलियन US डॉलर्स थी, जिसमें फ्यूल्स, केमिकल, नीम तैयार शुदा सामान और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट वगैरह शामिल थे। 2020 में तुर्की स्क्रैप आयरन, गैर खुर्दा मसनूई फिलामेंट यार्न, सूरजमुखी के बीज, गैर प्रोसेस शुदा मसनूई स्टेपल फाइबर और लूम्स का दुनिया में सबसे बड़ा दरामद कुनंदा था। तुर्की अपनी दरामदात का बड़ा हिस्सा जर्मनी, चीन, रूस, अमेरिका, इटली, इराक, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और दुबई से करता है। तुर्की में सेहत की देखभाल का निज़ाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जिम्मेदारी है। ये दोनों इदारे वजारत सेहत के मातहत होते हैं। तुर्की में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम का निज़ाम मौजूद है, जिसे जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। इस निज़ाम की माली एआनत कारोबारी लोगों पर टैक्स लगा कर की जाती है। इस टैक्स की शरह फिलहाल 5% है। 2019 में तुर्की में बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद तकरीबन 5 करोड़ पर मुश्तमिल थी। ये रैंकिंग के लिहाज से दुनिया में 6ठे नंबर पर था। सयाहत की सनत से तुर्की के ज़र मुबादला में 34 बिलियन US डॉलर्स का इजाफा भी हुआ। तुर्की में अंतालिया और मूला के रिजॉर्ट्स सयाहों में बहुत मकबूल हैं। तुर्की में तालीम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन की जिम्मेदारी है। यहाँ कम से कम लाजमी तालीम 12 साल है, जिसमें 4 साल प्राइमरी, 4 साल मिडिल और 4 साल हाई स्कूल के होते हैं। तमाम सरकारी स्कूलों में 12 साल तक की लाजमी तालीम मुफ्त है। तुर्की में 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। इन यूनिवर्सिटियों में हाई स्कूल के तलबा को एंट्रेंस इम्तिहान के बाद इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दाखिला दिया जाता है। इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो 1773 में उस्मानिया सल्तनत के दौर में कायम की गई थी, ये दुनिया की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग साइंसेस के मुतालिक पढ़ाया जाता है। तुर्किश स्कॉलरशिप बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसे तुर्की की हुकूमत फंड्स देती है। 2021 में तुर्की ने स्कॉलरशिप का इश्तिहार दिया था, जिसके जवाब में तुर्की को दुनिया के 178 ममालिक से 1,65,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। तुर्की के शहर अंकारा में रिहाइश का फी गज औसत माहाना खर्चा तकरीबन 9,000 तुर्किश लीरा है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,08,000 रुपए बनते हैं। इसमें घर का किराया, पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट का बिल, खाने पीने का सामान, जूते और कपड़े, ट्रांसपोर्ट के अखराजात, सैर व तफरी, होटल और रेस्टोरेंट में खाना, इसके अलावा रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीदारी जैसे अखराजात शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको तुर्की के बारे में ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आने वाली वीडियो में आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।